हेलो एवरीवन। हमने कल्पना निर्माण 2 स्टार्ट किया था। तो उसमें 4 टॉपिक आते हैं: स्नेह कल्पना, संधान कल्पना, अवलेय कल्पना और पथ्य कल्पना। उसमें से अवलेय कल्पना और स्नेह कल्पना हमने कवर की थी। आज हम संधान कल्पना के बारे में बताते हैं। तो हर बार की तरह क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है। तो ये यहाँ से 10 मार्क का क्वेश्चन, मतलब कल्पना निर्माण 2 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। और ये एक आध ऐसे क्यों भी कब मतलब एग्जामिनर का मतलब ये हो गया थोड़ा सा, वो ऐसे क्यों भी डाल सकता है या एक दो एमसीक्यू, तो ये 15 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आपको 2 कल्पनाएं बताई थी, तो मैं इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो संधान कल्पना क्या होती है, संधान क्या होता है, अशुद्ध प्रक्रिया क्या होती है, उसका प्रयोजन लिखिए। उसके बाद निर्माण विधि में क्वार्ट्ज निर्माण पात्र, पात्र का चयन कैसे करते हैं हम, पात्र में जो स्टेरिलाइजेशन है या निर्जंतुकीकरण है वो कैसे करते हैं। उसके बाद संधान स्थान कौन सा होना चाहिए, प्रक्षेप द्रव्य कैसे यूज करते हैं, संधान द्रव्य कौन से होते हैं, संधान काल क्या होता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एसक्यू में भी पूछ सकते हैं कि कल्पना में मध्य कल्पना सुप्त कल्पना में क्या डिफरेंस है, वो उसके उदाहरण बताइए। या सौदारिक, कांजिक और षंडकी, ये मतलब षांडकी जो ये मतलब पूछ लेते हैं कि ये किसका मतलब प्रकार है। या आसव या अरिष्ट में क्या बोलते हैं उसको आप, या संधान पूर्व या संधान पश्चात में क्या, ये परीक्षा में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं संधान से, संधान की डेफिनेशन से। आपको मैं श्लोक बता रहा हूँ, ये 2 श्लोक इंपॉर्टेंट है, एक शारंगर संहिता मध्यम खंड का और एक परिभाषा प्रबंध का है। ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं परिभाषा प्रबंध का। मैं क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पर साधारणतः संहिता का अपने को याद करना है, पर आप पेपर के 5-6 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो मैं आपको जैसे बताता हूँ उससे मतलब आप मीनिंग के आधार पे आप पेपर में डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है। द्रव्येषु चीरकालस्य द्रव्यम यत् संधितम भवेत्। अभी क्या है, द्रव द्रव्य यानी लिक्विड द्रव्य और द्रव्य के साथ, औषधि द्रव्य के साथ चीरकाल तक रखे रखना, उसका संधान मतलब अशुद्ध प्रक्रिया होने तक। ठीक है, ये हो गया पहली लाइन का मीनिंग। उसके बाद आसव अरिष्ट भेदेस्तु प्रोज्यते भेषज उच्चितम। आसव या अरिष्ट, ये 2 भेद बताए हैं, उसको ही संधान कल्पना कहा जाता है, ऐसे कहा है। ठीक है। तो क्या, डबल बताता हूँ, द्रव्येषु चिरकालस्य द्रव्यम यत् संधितम भवेत्। द्रव्येषु चिरकालस्य मतलब द्रव द्रव्य और द्रव्य का संयोग कैसे करना है अपने को, चिरकाल तक करना है। यत् संधितम भवेत्, उससे क्या होगा, संधान कल्पना शुरू होकर, संधान मतलब संधान कल्पना क्या होता है, अशुद्ध प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू होकर आसव या अरिष्ट, ऐसे भेद होते हैं 2, उससे उससे ही संधान कल्पना कहा जाता है, ऐसे कहा गया है। ठीक है। अभी परिभाषा प्रबंधक की परिभाषा पढ़ते हैं कि केवलम द्रव्य द्रव्य व भेषज अन्नादि संयुक्तम। मैंने आपको बताया था इसमें एक दोष है। जब आप प्रकार पढ़ोगे मध्य और सुप्त कल्पना की, मतलब मध्य कल्पना क्या होती है, जो चूरा, सिंधु, वारुणी, जो आसव वरिष्ठ है वो है, मतलब उसमें फर्मेंटेशन कैसे होता है, ईस्ट सेल होती है और वो मतलब 15 से 6 माह तक बन जाती है, मतलब उसमें आम्लता नहीं रहती ज़्यादा। पर ये जो ये रहते हैं, जो सुप्त कल्पना रहती है वो एसिड प्रिपरेशन रहता है, और मध्य क्या देते हैं, अल्कोहल प्रिपरेशन रहता है। तो जो होता है सुप्त कल्पना, ये भी संधान कल्पना के अंदर ही आता है, पर इसमें क्या एसिड प्रिपरेशन मतलब एसिडिक प्रिपरेशन होता है, मतलब जो अपना सौदारिक हो गया या कांजी हो गया, ये आम्ल प्रधान होता है। ये 15 दिन में बन जाती है। मैं आपको उसका मतलब भेद बताऊंगा। तो क्या इसमें सब आना चाहिए ना, तो अन्न भी आना चाहिए और जो औषधि द्रव्य है दोनों आना चाहिए। तो ये इसमें दोनों दोनों आते हैं। केवलम द्रव द्रव्य वा मतलब द्रव्य से भी बना सकते हैं, मतलब सोरस ले लिया, क्वाथ ले लिया, उससे भी बना सकते हैं। वह भेषज अन्नादि संयुक्तम मतलब द्रव्य से भेषज या अन्न का भी संयोग करके अपन बना सकते हैं। जैसे बोला है ना, औषध, अन्न का और द्रव्य का, ये तीनों का संयोग करके भी अपन संधान कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें दोष नहीं होता कोई भी, मतलब पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है। केवलम द्रव द्रव्य व भेषज अन्नादि संयुक्तम चिरकालम स्थितम विद्ये संधान परिकृतितम। चिरकाल स्थित करना है मतलब बहुत टाइम तक उसको रखना है संधान होने के लिए, और इसे ही संधान कहा जाता है। ठीक है। अभी इसका प्रयोजन क्या है, मैंने हर बार आपको जब वीडियो स्टार्ट होता है तब बताता हूँ कि प्रयोजन कैसे, मतलब वैद्य निश्चित करता है कि नहीं इस पेशेंट को अपने को स्नेह कल्पना देनी है, इसको अवल्य देना है, इसको संधान कल्पना देनी है, या इसको पथ्य कल्पना मतलब पथ्य पे रखना है। तो इसका प्रयोजन क्या है, मतलब बहुत सारे जो औषधि द्रव्य होते हैं वो क्या होता है, लिक्विड सॉल्युबल होता है, मतलब जल में उसके जो औषधि गुणधर्म है वो उतर जाते हैं।
पर कोई कोई ऐसी औषधि होती है जो बस अल्कोहल सॉल्युबल होती है, इसलिए ये आसव या अरिष्ट की अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो जिस औषधि का एक्टिव प्रिंसिपल बस अल्कोहल सॉल्युबल होता है, इसलिए संधान कल्पना का प्रयोजन है। उसके बाद मधु द्रव्य का सहयोग किया आसव या अरिष्ट के साथ, तो क्या होता है, रुचिकर या सुविधाजनक पैलेटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। दोनों को देने के लिए अपने को ईजी हो जाता है, ले भाई तू इसको सुबह शाम एक एक झक्कन या एक दो दो झक्कन या प्रमाण के हिसाब से लो तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादातर अभ्यारिष्ट यूज़ करते हुए देखा है वैद्य को, उदाहवर्तक सीवियर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये गुण होता है जो मध्य में होता है, विकासी और वेवाई और आशुकारी। वेवाई और आशुकारी गुण क्या करता है, वो शीघ्र व्यापी होता है, मतलब एकदम सूक्ष्म स्रोतोगामी जाकर काम करता है। अभी मध्य का चयन क्यों किया गया है, मतलब वैद्य क्यों करते ज़्यादातर, ये समझो दोष है, ये लीन अवस्था में, सुप्त अवस्था में, मतलब पड़े रहते हैं, ये धातु है। मैं इसका उदाहरण देके बताता हूँ, मतलब ग्रंथकार कैसे बताते हैं कि ये अगर बीज है, इसको बराबर मतलब जर्मिनेशन के लिए बराबर पानी नहीं मिला या बारिश नहीं हुई या ह्यूमिडिटी बराबर नहीं है तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। वैसे ही लीन दोष होता है, जब तक इसको मतलब बराबर मात्रा में हेतु नहीं मिलेगा तब तक ये प्रकोप नहीं करेगा। इस दोषों को भी हटाने के लिए वैद्य को जड़ से मिटाने के लिए स्रोतोगामी जाना चाहिए कुछ तो भी औषध, तो उसके साथ मतलब ये व्हीकल की तरह एक्ट करता है अरिष्ट या आसव। वो सूक्ष्म स्रोतोगामी जाता है, क्यों जाता है ये, क्योंकि उसमें वेवाई और आशुकारी गुण होता है। सूक्ष्म स्रोतोगामी गया और लीन दोष को हटा दिया तो अपनी जो व्याधि है वो जड़ से खत्म हो जाती है, तो इसलिए इसका प्रयोजन है। तो आपको मैंने प्रयोजन भी अच्छे तरीके से समझा दिया। अभी पढ़ते हैं विधि, इसको निर्माण मतलब बनाते कैसे। पेपर में ज़्यादातर यही पूछते हैं कि इसको निर्माण कैसे करते हैं, इसकी पात्र का चयन कैसे करते हैं, पात्र निर्माण कैसे करते हैं। तो अपने को बस पीछे वाला जो हमने पढ़ा है, जो अपना क्वाथ कल्पना है, स्वरस कल्पना है, उसको याद करके बस लिखना है पेपर। मैंने भी ऐसे ही लिखा था कि मैंने ज़्यादा मतलब पूरा ऐसे लिख के नहीं रखा था कि ये भी करना है ये भी करना है। एक पेज में नोट्स बनाया था और इसको पेपर के बस रोज पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा हो जाता था। ठीक है, तो अनुक्त मान अपन जब भी पढ़ते हैं निर्माण विधि, तो अनुक्त मान अपने को पढ़ना पड़ता है। जो भी अगर ग्रंथकारों ने दिया है कि इसका प्रमाण इतना लेना है, पानी का प्रमाण इतना लेना है या औषधि द्रव्य का प्रमाण इतना लेना है तो चल जाएगा, पर अगर दिया ही नहीं हो तो क्या करेंगे, तो फिर अनुक्त परिभाषा जो कि आचार्यों ने बताया कि भाई किसी ने कुछ नहीं बताया तो अपने को ये मान के चलना है। तो अपने को पहले याद रखना है कि अपने को लगता क्या है, तो अपने को क्या लगता है, द्रव द्रव्य, मधु द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य और संधान द्रव्य। ठीक है, ये 4 द्रव्य रखते हैं। वो कैसे लगते हैं, अनुक्त परिभाषा बता रहा हूँ। अनुक्त मान अरिष्टेषु द्रव द्रोणे, मतलब द्रव द्रोणे मतलब एक द्रोण द्रव लेना है। तुला गुणम, जो मधु द्रव्य है वो एक तुला लेना है। शोधम शिपेत गुडार्धम, शोधम मतलब जो अपना मधु होता है वो शिपेत गुडार्धम, गुड़ कितना लेना है, मतलब मधु द्रव्य कितना लिया है, 1 तुला। गुडार्धम मतलब आधा तुला, मधु द्रव्य से आधा लेना है। प्रक्षेप दशमांशिकम, मतलब जो प्रक्षेप द्रव्य है वो 1/10 लेना है, किससे, मधु द्रव्य से, जो कि 1 तुला। अभी मैं बताता हूँ कि एक द्रोण कितना होता है, 12.2 लीटर। 1 तुला कितना होता है, 4.8 kg, तो 1/10 कितना हो गया, 180 ग्राम। ठीक है, अभी इसके साथ मैं ये भी बताता हूँ इसकी सवीर्यता अवधि 10 साल होती है और मात्रा कितनी होती है, 1 से 2 तोला होता है जल बराबर मिलाकर, मतलब ये 1 से 2 तोला अपन ने जो जल लिया उसके सेम मात्रा में अरिष्ट या आसव लेना है, उसके साथ मिला के खाना है, क्योंकि वो इतना तीक्ष्ण होता है, तो डायरेक्ट लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने मात्रा और सवीर्यता अवधि बता दी कि 10 साल होता है और 1 या 2 तोला मिला के अपने को पानी के साथ लेना है उसको। ठीक है, अभी मैंने आपको अनुक्त मान बता दिया कि द्रव द्रव्य आया, द्रव द्रव्य कितना लेना है, 1 द्रोण, मधु द्रव्य 1 तुला, प्रक्षेप द्रव्य 1/10 भाग और संधान द्रव्य तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो अभी निर्माण विधि पढ़ते हैं, उसके बाद आसव और अरिष्ट का भेद पढ़ते हैं। तो निर्माण विधि में अपने को बस 8 चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि क्वाथ निर्माण कैसे करना है, पात्र का चयन कैसे करना है, क्वाथ और मधु द्रव्य का सहयोग कब करना है, संधान स्थान कौन सा होना चाहिए, प्रक्षेप द्रव्य, उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य और मेंशन है तो कब डालना है, संधान द्रव्य कौन से लेने हैं, संधान काल कौन सा होता है, और धातु, अगर धातु बोला है स्वर्ण मिश्र है, रजत मिश्र है,
ठीक है, तो वो कैसे डालना है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं। तो अभी क्वाथ निर्माण है, तब तक वो जब क्वाथ कल्पना मैंने पढ़ाई थी तब याद करना है अपने को। क्वाथ बनाने के लिए क्या लगता है, औषधि द्रव्य। वो कैसे होना चाहिए, कीड़ रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ फंगस लगी है या बैक्टीरिया ने उसको खाया है या दूषित है, उसको नहीं लेना है। वो सवीर्य होनी चाहिए, मतलब उसके जो वीर्य है, औषधि गुणधर्म है, उसमें उपजित मतलब प्रयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। अभी क्वाथ बनाने के लिए क्या लगता है, दूसरा जल। तो वो क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मतलब वो क्लीन होना चाहिए। उसके बाद मृदु गुण वाला होना चाहिए, मृदु, ठीक है। उसके बाद क्वाथ कल्पना निर्माण के लिए मात्रा कब डालते, 16 पट पानी डालते, 1/8 उसको रखते हैं, तो हो गया क्वाथ निर्माण हो गया। अभी आते पात्र पे। ऐसे ही आपने को याद करना है, नहीं तो बस अपन बहुत सारे लिखेंगे तो फिर याद नहीं होता, ठीक है। ये पात्र कैसे लिखने हैं, उसको अपन चयन करते हैं। एक तो लकड़ी का लेंगे, अभी आधुनिक है तो स्टील का लेंगे। कोई कोई प्लास्टिक का ड्रम भी यूज करना है, पर वो ज्यादातर टालना है, अपने को यूज नहीं करना है। स्टील या जो अपना लकड़ी का वो होता है, उसका ड्रम यूज करना है। उसके बाद उसको संस्कार करेंगे ना। अगर बैच बन गई हो, मतलब अरिस्टासो बन गया, तो उसको प्रक्षालन भी करना पड़ेगा, धोना भी पड़ेगा। उसके बाद धूपन संस्कार क्यों करते, निर्जंतुकीकरण करने के लिए। तो उसमें क्या हो सकते हैं, निम्ब हो गया, गुगुल हो गया, जो जंतुनाशक होते हैं वो द्रव्य यूज करेंगे। तो ही लिखा है मैंने, जो अपना संस्कार द्रव्य है कि स्वच्छ धूपन करने हैं, जीवाणुनाशक नींबू गुगुल का यूज करने हैं, उष्ण जल से प्रक्षालन मतलब धोना है, ठीक है। और जब भी अपन संधान कल्पना के लिए यूज करते हैं तो 2/3, 2/3 मतलब क्या होता है, जितना ये ड्रम है तो इतना भरना है, 2/3 भरना है, 1/3 उसको उसमें कुछ डालना नहीं है, मतलब खुला छोड़ देना है। क्योंकि वो जो बनेंगी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेंगी वो निकलनी चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। तो मैंने पात्र बता दिया। क्वाथ जो होता है और मधु द्रव्य, इसका संयोजन करना है, मतलब सहयोग करना है। अभी मधु द्रव्य है, वो कैसे सहयोग करेंगे अपन, मधु द्रव्य है तो 1 तुला है मधु द्रव्य, तो आधा तुला जो होता है संधान शुरू होने से पहले और आधा तुला संधान होने के पश्चात। वो कैसे मैं बताता हूँ कि अपने को पता कैसे चलेगा कि पश्चात यानी जब संधान कल्पना शुरू हुई तब, मतलब उसकी अशुद्ध प्रक्रिया शुरू हुई तब। मैं आपको बताऊंगा कि संधान पूर्व कैसे परीक्षा करना है, संधान पश्चात कैसे। तो ये कैसे होता है मधु द्रव्य का सहयोग। तो पहले करना है अपने को, क्वाथ बन गया, इसमें आधा तुला डालना है अपने को मधु द्रव्य। जब अपन इसमें संधान द्रव्य डालते हैं, धात के पुष्प या मधु पुष्प, उसके बाद आधा तुला डालना है मधु द्रव्य, ठीक है। तो समझ गए कि आधा आधा तुला कैसे कैसे डालना है अपने को। तो मधु द्रव्य का सहयोग कैसे, संधान पूर्व आधा तुला और संधान पश्चात आधा भाग। तो अनुक्त के लिए तुला बोला मैंने, नहीं तो अगर मेंशन है तो आधा आधा भाग डालना है, ठीक है। संधान स्थान कैसे होना चाहिए, निर्वात, मतलब वहां पे हवा ज्यादा होनी नहीं चाहिए। उसके बाद 30 to 35 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ईस्ट सेल है या एसिड जो एसिड बनाते हैं बैक्टीरिया है, वो उसके लिए पर्याप्त तापमान है, उसी टेम्परेचर में वो पर्याप्त मात्रा में फर्मेंटेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, ज़्यादा उष्ण भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। ज़्यादा उष्ण से वो बैक्टीरिया मर जाएंगे या अपना जो आसव या अरिष्ट है वो सड़ जाएगा। और जो अगर ज़्यादा टेम्परेचर उससे नीचे रहा तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है, तो उसके कारण इनएक्टिव रहते हैं बैक्टीरिया, तो उसके कारण बन नहीं पाते, ठीक है। अभी संधान द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, सॉरी, प्रक्षेप द्रव्य कैसे डालना है। अगर मेंशन है तो इसमें अभी प्रक्षेप द्रव्य डाल देना चाहिए, उसके बाद संधान द्रव्य डालना चाहिए। तो क्या होगा, धातु पुष्प या मधु पुष्प, ये संधान द्रव्य, जिसके कारण अशुद्ध प्रक्रिया, अपने को अशुद्ध शब्द संधान कल्पना आया तो अशुद्ध ये शब्द लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद है संधान काल। अब ये वसंत और शरद में ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्मी का काल होता है, ग्रीष्म ने नहीं बोला है तो एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, इसलिए। तो उसमें के लिए उससे क्या होता है, 15 से 20 दिन में बन जाता है। अगर संधान मतलब इससे अन्य काल चूज किया, मतलब जो शीतकाल है, तो 20 से 25 दिन लगते हैं। अभी धातु मिश्रण करना है अपने को, तो धातु मिश्रण करना है इसमें, तो अपन वारितर भस्म यूज करेंगे। अगर बोला है कि स्वर्ण से बना हुआ ये अरिष्ट है तो वारितर क्यों करेंगे। अगर वारितर भस्म यूज नहीं करेंगे तो ये भस्म नीचे ही बैठ जाएगा, तो जो अरिष्ट है ऊपर ऊपर का चला जाएगा, उसमें कुछ गुणधर्म आएंगे। तो वारितर क्या करेंगे, तो इसके ऊपर तैरते रहेंगे और मिक्स होते रहेंगे, इसलिए वारितर भस्म का चयन किया है। ये अपने को आना, समझने के लिए आना चाहिए, पेपर में नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। पर ये आना चाहिए कि वारितर भस्म
यूज़ क्यों करते, या अन्य भस्म यूज़ करते तो उसको प्रॉपर फिल्ट्रेशन या वस्त्रगार करना चाहिए। तो मैंने आपको सभी निर्माण विधि बता दी। आग बंद करना है अपने को, बस याद करना कि क्वाथ लगेगा अपने, तो क्वाथ निर्माण हेतु क्या लगेगा, औषधि द्रव्य, जल, क्वाथ, कल्पना की मात्रा। ठीक है, ये तीन तीन जगह की पात्र का चयन करना है, उसका संस्कार करना है। उसके बाद क्वाथ या मधु द्रव्य का संयोजन करना है। तो मधु द्रव्य कैसे, आधा पहले आधा बाद, जब संधान कल्पना चालू है तब आधा, और संधान कल्पना के पहले आधा। संधान स्थान क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। 30 to 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। प्रक्षेप द्रव्य कौन से, संधान द्रव्य में धातु की मधु आता है। संधान काल क्या है, वसंत शरद है। और धातु मिश्रण करना है तो वायुतरण मिश्रण करना है। तो ऐसे अपने को आग बंद की तो 8 पॉइंट आना चाहिए, 8 पॉइंट में सब पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा कैसे करते हैं। मतलब अपने को ये संधान हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो अपने को पता कैसे चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, आप लिखो या ना लिखो, मतलब ये लिखना ही है। मतलब पेपर में पूछा या ना जाए या पूछा जाए, तो अपने को लिखना ही है। संधान पूर्व क्या है, संधान द्रव्य इसके ऊपर तैरते हैं, मतलब इसके ऊपर रहते हैं। अपन ने जो ड्रम लिया है तो इसमें ऊपर तैरते हैं। मैंने ये डायग्राम भी निकाली थी पेपर में। तो ये इसके ऊपर तैरते हैं, क्यों तैरते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अभी प्रक्रिया शुरू होने की है ना, ये मतलब फर्मेंटेशन नहीं है, तो थोड़े थोड़े दिन में क्या नीचे बैठना चालू हो जाते हैं। तो ये हो गया संधान पश्चात। तो मैंने लिखा है संधान पश्चात, क्रॉस करके लिखा है। तो जो इधर होगा वो इधर नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने मन से, मतलब जो इधर होगा वो इधर नहीं होगा, तो मैंने क्रॉस करके रखा है। संधान द्रव्य जो होता है, जो संधान पूर्व क्या होता है, इसके ऊपर तैरते हैं। तो संधान पश्चात क्या होगा, तैरना बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा सिंपल है। फेन परीक्षा, अभी फेन परीक्षा क्यों, जब भी अपन संधान कल्पना लेते हैं तब ड्रम के ऊपर से फेन आ जाता है। फेन क्यों आ जाता है, क्योंकि अपन शर्करा डालते हैं, या मधुर द्रव्य डालते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, अपना संधान द्रव्य डालते हैं। तो उससे क्या होता है, फेन उत्पन्न होता है। तो संधान पश्चात क्या होता है, एकदम क्लीन, जो अपना मध्य द्रव्य वो एकदम क्लीन बन जाता है, इसलिए फेन उत्पन्न होना बंद हो जाता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, शब्द परीक्षा। शब्द परीक्षा कैसे, अभी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, सी ऐसा बहुत मतलब तेज आवाज आता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बबल्स होते हैं वो मतलब फूटने चालू हो जाते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन हो रहा है ना उधर, क्यों, इसलिए। उसके बाद शब्द परीक्षा हो गई, इधर क्या होगा, शब्दहीन होगा, मतलब संधान पश्चात क्या होता है, क्लीन हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, इसमें कुछ आवाज नहीं आती। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल की गंध क्या होती है, तीव्र नहीं होती, एकदम कम होती है, अल्कोहल की गंध बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि अल्कोहल प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना अपना। ठीक है, उसके बाद बर्निंग कैंडल टेस्ट, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर निकलता है। मतलब मैंने ये भी डायग्राम निकाली थी जब पेपर लिखा था, ये है, तो CO2 निकलती है, तो अपन इधर कैंडल लाएंगे, तो कैंडल भी निकाला था मैंने पेपर में। तो क्या ये क्या हो जाएंगी, बुझ जाएंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर ये केमिस्ट्री का है। इसके बाद CO2 में तो क्या होता है, मिल्की वाटर हो जाता है। ठीक है, तो ये मिल्की वाटर हो जाएगा, इसमें मिल्की वाटर नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, तो आपको मैंने समझा दिया। अब तो गंध परीक्षा, गंध परीक्षा में स्टार्टिंग में गंध नहीं आता, पर जब संधान पश्चात क्या होता है, गंध आना शुरू हो जाता है अपने को, क्योंकि अल्कोहल अभी बन चुकी है। 9 अपने को याद रखना है कि जो अरिष्ट है उसमें कितना परसेंट अल्कोहल बनता है, 4 to 9%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन पूछा भी नहीं जाए तो 4 to 9% अपने को लिख के आना है। पेपर में MCQ के लिए मतलब इतना डीप नहीं पूछेगा, पर अपन ने लिख दिया ये 4 to 9%, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अभी मैंने आपको सब बता दिया, परीक्षा बता दी, निर्माण विधि बता दी, अनुक्त प्रमाण बता दिया। अभी पढ़ते हैं प्रकार की ओर। मध्य, ये तो स्टार्टिंग में बताना चाहिए, पर आपको मैंने सब बता दिया। मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना, ये दो होते हैं। ठीक है, तो सुप्त कल्पना क्या होता है, ये एसिड प्रिपरेशन होता है, मतलब, और ये अल्कोहल प्रिपरेशन। एसिड प्रिपरेशन क्या होता है, मतलब जो अपन धान्य होते हैं उसको सड़ाकर, मतलब जो आम्ल कांजी बनाते वैसे होते हैं। और ये मध्य क्या होता है, इसको अल्कोहल निर्माण करने के लिए। इसमें क्या, इसमें पूछते हैं कि कौन कौन सी टाइप है, तो सूरा, सिंधु, वारुणी, आसव, अरिष्ट और मैरेय और कोहल, ये टाइप है। इस अपने को याद करना है, क्योंकि ये MCQ के लिए बना, मतलब डायरेक्ट पूछा जाता है कि वारुणी किसका टाइप है। तो प्रसन्ना, कादम्बरी, ये मेढक, ये जंगल, ये सूरा के टाइप है, ये याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, प्रसन्ना याद कर सकते हो। सुप्त कल्पना क्या है, सुप्त हो गया, तुषाम्बु हो गया, उसके बाद सौदारिक, कांजिक और शांडकी, मतलब ये अपने को याद करना है कि
शाम्बू, सौदारिक, कांजिक और शांडकी, ये मतलब पूछ सकते हैं पेपर में एमसीक्यू के लिए कि किसका टाइप है, तो अपने को इतना याद रखना है। अभी मध्य क्या होता है, ये मधुर प्रधान द्रव्य है, ठीक है, और 15 से 6 माह तक। क्यों है, क्योंकि इसमें ईस्ट सेल प्रधानता से होती है और फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, मधुर द्रव्य का सहयोग होता है। इसमें क्या होता है, आम्ल प्रधान द्रव्य होता है इसमें, तो इसमें क्या एसिड बेसिले होता है, इसमें फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका कार्बोहाइड्रेट का जो होता है अपना, उसका ये होता है फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, मधुर द्रव्य का फर्मेंटेशन होता है। इसमें ये डिफरेंस है मध्य और शुष्क में, आपको मैंने बता दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आसव और अरिष्ट में क्या फर्क है। आसव मैं आपको डायरेक्ट श्लोक बताता हूँ, यद अपक्व औषधया अंबुभ्या, मतलब आसव क्या होता है, अपक्व औषधया अंबुभ्या मतलब क्या होता है, स्वरस, मतलब जिसको अग्नि संस्कार नहीं दिया है, मतलब उसका पचन नहीं किया, उसका पाक नहीं किया है, तो वो आसव। अब अरिष्ट क्या है, पक्व औषध्या अंबुभ्या, जिसका पाचन किया है, मतलब उसको अग्नि संस्कार दिया है, क्वाथ, मतलब स्वरस से बना है जो आसव, अरिष्ट से बना है वो क्वाथ। अभी कैसे याद रखना है, स्वरस स और स, आसव का स और स्वरस का स, आसव अरिष्ट, अभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। अरिष्ट से क्वाथ, आसव से स्वरस, ठीक है। अभी आसव अरिष्ट का मतलब डिफरेंस देखते हैं। ये औषधि द्रव्य का मतलब स्वरस जो होता है उससे बनाते हैं, अपन औषधि द्रव्य का जो भरड़ चूर्ण है उससे बनाते हैं। शीत वीर्यात्मक होता है, इसमें उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य का चयन करते हैं। तो आसव अरिष्ट अलग अलग है, तो इसका जो कार्य करने की मतलब जो होंगी द्रव्य को, मतलब वैद्य को जो चाहिए वो आसव कैसे सुकुमार व्यक्ति में दे सकते हैं। अरिष्ट में उसका मतलब सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, उसको अभी भेदन छेदन करके निकालना है बाहर, उदावर्त केशन में अपन अरिष्ट दे सकते हैं, इसलिए अभ्यरिष्ट ऐसे सुकुमार आसव इसमें यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कैसे यूज किया जाता है, नहीं तो आसव और अरिष्ट एक ही पेशेंट में अपन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो द्रव्य प्रदान होता है ये, और ये द्रव प्रदान, ये द्रव्य प्रदान होता है, द्रव मतलब लिक्विड प्रदान होता है, और ये द्रव्य प्रदान मतलब इसमें अन्न आ गया ना, मतलब जो अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया, गेहूं हो गया, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, मतलब किसका डेरिवेटिव है, गेहूं हो गया, और क्या हो गया, जो अपना चावल हो गया उससे। और ये प्रभाव अरिष्ट जो है अपना ये आसव का, इसका प्रभाव कम होता है क्योंकि ये सुकुमार होता है, उतना उष्ण तिष्ण, इसमें अग्नि संस्कार कम है, इसका पाचन कम हुआ है, तो ये स्त्रोत्रगामी तो थोड़ा सा कम जाता है, और अरिष्ट एकदम स्त्रोत्रगामी जाता है। ये इसका एक डिफरेंस हो गया, इसमें अग्नि संस्कार नहीं होता है, इसमें अग्नि संस्कार होता है, ये एक डिफरेंस हो गया। और इसकी विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, मैंने बताया। ये द्रव प्रदान मतलब लिक्विड ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए, ठीक है। अगर बंद हो गया वीडियो तो समझ जाना स्टोरेज भर चुका है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसको अपने को याद करना है, ठीक है। तो आपको मैंने सब बता दिया है, द्राक्षारिष्ट और उशिरासो अपने को पढ़ना है, तो ये इसका सब है स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, और आपको मैंने सब बता दिया है। तो विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, आसव की कम रहती है, और पित्त प्रदान रोगों में अपन इसमें यूज करते हैं, और पित्त प्रदान प्रकृति में भी इसका यूज हो सकता है क्योंकि ये सुकुमार है ना, तो ज़्यादा उष्ण तिष्ण वाले गुणधर्म नहीं है इसमें, तो अपन इसमें पित्त प्रदान वाले रोग में यूज